चलिए, स्वागत है बच्चे आप लोगों का। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे अभी लाइव में, बच्चे ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। और ये हम लोग करा रहे हैं डिस्कशन। क्या अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टेट का साइंस का क्वेश्चन अपलोड किया गया है बोर्ड के द्वारा, और उसमें कुछ प्रश्न गलत हैं, उसका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन तो सब सही ही होता है, और बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि सर जल्दी से डिस्कशन करवा दीजिए, ठीक है। आपको स्टेट और सीटेट में जो क्वेश्चन, स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जरूर एक बार डिस्कशन करवा दीजिए। उसी क्रम में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या है। तो बच्चे इसका दिया हो उत्तक संवर्धन, लगभग सही है, ठीक है। टिश्यू कल्चर सही है ये, ठीक है। आपको ये आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आपका सही है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। ये देखिए, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ, ठीक है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग हम लोग किस में करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, तो उर्वरक, तो आपको पता है कि उर्वरक का उपयोग हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। शाकनाशी का उपयोग, कीटनाशी का उपयोग या कृमिनाशक का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो सरल प्रश्न है। यहाँ देखिए, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन, ठीक है, दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होती है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किस का स्तर उच्च रखा जाता है। तो ये भी विटामिन ए और के है, ये लगभग आपको सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बच्चा लोग इधर देखिए, इधर बात करते हैं, वह स्थान जहाँ, ठीक है, आपको किसका किया जाता है बच्चे। तो वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको एपियरीज कहते हैं। ये भी सही आंसर एपियरीज है, ठीक है, एपियरीज कहा जाता है। और बच्चा लोग एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि किडनी बोलते हैं किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसके वृद्धि हेतु किया जाता है। तो बच्चे जनरली, ठीक है, आपको मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि के लिए, ठीक है, आपको मृदा में कार्बनिक, ठीक है, आपको तत्वों की वृद्धि के लिए, यानी उपर्युक्त सभी आपको होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पर आंसर डी नंबर होगा। और शायद बोर्ड ने भी यही आंसर दिया है, देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है बोर्ड ने आंसर। तो बच्चे यहाँ देख लीजिए, बोर्ड ने भी लगभग यही आंसर दिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, मृदा उर्वरता दिया है। तो मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ को बढ़ाने के लिए मृदा, बच्चे जब पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, जब आपको यहाँ देखिए, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मृदा में नाइट्रोजन युक्त तत्व की वृद्धि तो पक्का होगा, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि होगी, यानी आपको डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यहाँ बोर्ड ने आपको गलत आंसर दिया है। चलिए बेटा, यहाँ देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशिया का दूध है बच्चे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बार बार ये इस तरह का प्रश्न आपको पूछता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, कह रहा अंगूर में प्रचुरता में क्या पाया जाता है बच्चे। तो अंगूर में प्रचुरता में क्या पाया जाएगा। तो अंगूर में आपको पता है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है प्रचुर में। मैलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है बच्चे टमाटर में पाया जाता है। गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को गंधक का अम्ल कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, ठीक है, जलाने से पहले रगड़ा जाता है, क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है। तो बच्चे इस पर जनरली मूल मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड चढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जलने के बाद भी आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाता है, तो जलने नहीं देता है बच्चे। तो ये आंसर ओवरऑल सही है। मूल मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड का निर्माण ये करेगा, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये निर्माण करेगा। ध्यान में रखना बच्चे, बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। जरा इसको देखिए, ये क्या हुआ, PbNO3 हॉल 2 है बच्चे। तो PbNO3 हॉल 2 है, तो ये दो भाग में टूट गया। पोटेशियम आयोडाइड ये भी दो भाग में टूट गया। तो ये दो बार आयनों का विस्थापन होगा, मैंने पढ़ाया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहेंगे। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। चल बेटा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जरा देखिए इसको, ठीक है, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द्विविस्थापन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है बच्चे। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये तीनों जो है, वेनिला आपको मैंने पढ़ाया है
कि वेनिला जो है, ठीक है, ये सुगंध होता है। अम्लीय माध्यम में सुगंध होगा और क्षारीय माध्यम में सुगंध नहीं होगा। प्याज में भी सुगंध होता है। शकरकंद आपको क्या होता है, शकरकंद जो है ये यूज नहीं किया जाता। लौंग का तेल ये गंधीय सूचक, ठीक है बच्चे, उसमें लौंग में भी एक विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है। शकरकंद ये सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो बच्चे तत्वों का वर्तमान का आधार मोसले का सिद्धांत है और तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक अस्थायी होता है? तो ये ऑर्गन जो है अधिक अस्थायी तत्व है, ये सही है। और देखिए बच्चे यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो अंतिम कक्षा में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवस्था होगी, नहीं होगा तो नहीं होगा बच्चे। तो ये देखिए 8 है, 8 है, 8 है, सबके अंतिम कक्षा में इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा? तो आपको अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। सर थोड़ा लार्ज कीजिए, तो लार्ज करने पे, ठीक है, आपको लार्ज करने पे ये देखिए बहुत बड़ा कर देते हैं। अगर बायदी वे बहुत बड़ा कर देते हैं, ये देखिए अब दिख रहा है बेटा, ठीक है, लार्ज कर देते हैं। ये लार्ज कर दिया हमने, तो आपको ये अक्षर दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ये लार्ज मैंने कर दिया। बच्चे लोग लार्ज कर दिया आपके कहने पर। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पेंट करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, ग्रीस लगाकर करते हैं। ये सभी आपको सही होगा बेटा, ठीक है। इसमें यहां पर क्या होगा? सब आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, तो नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, तो सरल सवाल है, लेकिन अभी देखिए बहुत सारे प्रश्नों का आंसर क्या है, तो ये गलत है बेटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। बहुत सारे अभी हम लोग आएंगे तो बहुत सारा प्रश्न आपको क्या लगेगा, तो इसमें गलत है आपको आंसर, ठीक है, गलत आंसर किया हुआ है। तो देखते हैं, ठीक है, सवाल को देखिए बेटा। ये कह रहा है C2H5OH का आईपेक नाम निम्नलिखित में से कौन सा? शायद फिर नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कीजिए। हाँ बेटा अब ठीक है, अब ठीक है, अब आ जाएगा, ठीक सही। हाँ ये देखिए C2H5OH का आईपेक नाम क्या है? तो इसको इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, ये सही है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए दिया गया हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH2 CH3 ये क्या है? तो बच्चे इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चे इसे हम पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन, पेंटेन, पेंटन नहीं, पेंटेन कहते हैं, पेंटेन कहते हैं, पेंटन लिखा हुआ है, पेंटेन कहते हैं बच्चे, पेंटेन। क्यों? क्योंकि पेंटेन, ये देखना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि PEN, देखिए पेंटन है और पेंटेन है, PENTAN होता है, पेंटेन है ना, ये पेंटेन है। क्योंकि यहां देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, पेंटेन कहेंगे। ये पेंटन कह रहा है, पेंटन, TANE, पेंटन, पेंटन या पेंटेन, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको। जनरली पेंटेन, अगर हिंदी में बात करें तो पेंटन नहीं पेंटेन होगा, ठीक है। चल बेटा आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देगा बच्चे? तो ये जनरली हाइड्रोजन गैस देगा, तो ओवरऑल सही है ये आंसर आपका सही है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए कह रहा ब्यूटेन, जिसका सूत्र C4H, ठीक है, C4H10 है, तो इसमें कितने संयोजी बंधन होते हैं? मैंने बेटा बताया है संयोजी बंधन निकालने का तरीका। C4H10 है, देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लीजिए, ये C हो गया, यहां देखिए 4, ये हो गया 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ये H और क्या होगा H और क्या हुआ H हो गया, H हो गया, H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। तो गिनिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए, ठीक है बच्चे, 11 और 12 और क्या 13 संयोजी बंधन दिया हुआ है, तो ये सही है, 13 सहसंयोजक बंधन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, वाष्पीकरण पर आर्द्रता पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत है? बच्चे आर्द्रता अगर बढ़ता है, मैंने बताया आपको, आर्द्रता अगर बढ़ेगा, कल भी मैं बता रहा था, डिस्कस करा रहा था, आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? तो बच्चे वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। ये देखिए आर्द्रता कभी वाष्पीकरण को बढ़ाता है, कभी घटाता है, ये गलत है बच्चे। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती, ये आंसर गलत दिया हुआ बेटा, तो ये आंसर होगा आपको कौन सा? तो आपको A नंबर होगा। बढ़ता है घटता है नहीं होगा, ये गलत दिया आंसर बोर्ड ने, ठीक है। चल बेटा आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है? उष्मा का अच्छा चालक है कौन सा वस्तु? उष्मा का अच्छा चालक है, क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, उष्मा का
कौन है, अच्छा चालक है। तो अगला पेज देखते हैं, ये देखिए फिर छोटा हो गया तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखिए बड़ा करके देखते हैं बच्चे, ठीक है, इधर देखिए आपको बड़ा कर दीजिए इसको भाई, ये देखिए, ठीक है, बड़ा हो गया, हाँ इसीलिए बड़ा नहीं हो रहा था, ये देखिए बड़ा कर देते हैं। अब लेके आ गए, चलिए देखिए यहां देख लीजिए, यहां सब ऑप्शन देखते हैं बेटा, सब ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन दिया है। यानी उष्मा का अच्छा चालक है, क्या प्लास्टिक चालक है, नहीं, थर्मोकॉल चालक है, नहीं, लकड़ी का बुरादा चालक है, नहीं, सीसा चालक है, नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है ना। आपको याद रखना थर्मोकॉल जो है ये विद्युत का चालक नहीं होता है, ध्यान में रखना है, ये भी आपको एकदम याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। चले बेटा उष्मा ऊर्जा होता है, क्या है उष्मा ऊर्जा, तो उष्मीय ऊर्जा क्या होती है, जल के 1 केल्विन ताप के बराबर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी क्या है, व्हाट इज हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी जनरली जल के 1 केल्विन ताप के बराबर बच्चे क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, MS डेल्टा T होता है। मान लेते हैं कि M का मान क्या हुआ, 1 ग्राम हो गया या 1 kg हो गया, कुछ भी, S का मान तो आपको पता है ये डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो ये गड़बड़ आपको लग रहा है उष्मीय ऊर्जा, ये गड़बड़ है बच्चे, तो आंसर होगा भी तो जल के 1 केल्विन ताप के बराबर होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इस तरह से देख लीजिए कितने प्रश्न आपको बोर्ड ने गलत दिया आंसर, लेकिन क्या करेंगे, हमको पढ़ना है, ठीक है, जानना है कि क्या क्या कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जरा क्वेश्चन देखिए, किस गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, तो बच्चे गैस को द्रव में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो दाब बढ़ाकर, मैं बताया भी हूं आपको, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को घटाएंगे, तो आपको उच्च दाब और निम्न ताप पर, ये आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, सी नंबर होगा। बोर्ड ने गलत आंसर दिया, कोई नहीं, गलत है बच्चे। गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, 2 कंडीशन है, उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर, ध्यान में रखिएगा बेटा, उच्च दाब और निम्न ताप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ठीक है, आपको ये देखिए 0 डिग्री तापमान किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने बताया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 क्या होता है, केल्विन होता है, 273 केल्विन के बराबर होगा। और या क्या होगा, तो बच्चे ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। या क्या होगा, तो 80 डिग्री, ठीक बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है, रोमर के आसपास होगा बच्चे, 0 डिग्री रोमर के आसपास होगा, तो 273 के बराबर होगा। तो ये देखिए 0 डिग्री तापमान किसके बराबर होता है, यहां ये भी नहीं कहा है कि केल्विन है कि क्या है कि कैसे है, तो ये कैसे मान लेंगे हम, यानी हम 0 डिग्री सेल्सियस मानेंगे, क्योंकि केल्विन में तो डिग्री होता नहीं है बच्चे। अगर 0 केल्विन मान लेते तो 273 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते थे, लेकिन केल्विन में तो ठीक है डिग्री लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको क्या है, गलत है। तो ध्यान पूर्वक देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड ने गलत दिया है आंसर इसका बच्चे। चलिए ये ध्यान में रखना है आपको बच्चे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि इसीलिए मैं करवा भी रहा हूं आपको। यहां देखिए प्रति सेकंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, प्रति सेकंड, ठीक है, आपको पृथ्वी की सतह प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सूर्य और सौर ऊर्जा का मान कितना होगा, तो सौर ऊर्जा का मान हो गया 1.36 किलो जूल पर सेकेंड बच्चे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए क्या हमारा है, देखिए क्या हमारा है क्वेश्चन बच्चे, ठीक है, कह रहा है कि गैस को द्रवित किया जा सकता है मैंने अभी तुरंत बताया था, उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस को हम द्रवित कर सकते हैं बेटा। तो यहां देखिए, यहां उच्च दाब और निम्न ताप न दे करके ये निम्न दाब और उच्च ताप दिया है, आंसर हो जाएगा पिछला। देखिए स्लाइड, पिछला स्लाइड क्या है बेटा, पिछला स्लाइड है गैस को द्रवित कर सकते हैं उच्च दाब और निम्न ताप पर, आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर आंसर आपको होगा। चलिए बेटा यहां देखिए, तो ये कह दिया मैंने। अब देखिए गैस पदार्थ के कणों के बीच की गति, मैंने कई बार आपको बताया है कि देखिए गैस जो गमन करेगा वो किस मेथड से गमन करेगा बच्चे, तो वो गमन करता है यादृच्छिक मूवमेंट होता है। गैसों में कैसी कैसी मूवमेंट होती है, तो बच्चे एकदम याद रखना है कि गैसों की गति जो है वो यादृच्छिक होता है, ब्रोनियन मूवमेंट होता है गैसों में। कैसा मूवमेंट होगा, तो ब्रोनियन मूवमेंट होता है। चलिए हाँ, टीचर वाला क्वेश्चन है बच्चे, साउंड नहीं आ रहा है, कहे नहीं साउंड आ रहा है, क्या हुआ साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है साउंड में।
चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो बच्चे यहां पर देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करने की बात है तो बड़ा, चूंकि ये क्वेश्चन हम पीडीएफ फॉर्मेट में है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है बच्चे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है तो बड़ा तो हम कर ही रहे हैं। चलिए ये आ गया बड़ा। गैस पदार्थ में कणों की गति कैसी होगी? तो गैस पदार्थों में कणों की गति कैसी होती है? तो यादृच्छिक गति होता है बेटा, यादृच्छिक रैंडम मोशन होता है, और इसको ऐसे ऐसे मोशन होता है, और इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं बेटा। तो ये वृत्तीय गति गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर कह रहे थे बेटा? देखें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप बोल रहे थे कि सर गलत बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि, देखते हैं फिर से, निम्न से कौन सा कथन, ठीक है, आर्द्रता का पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत है? सही बात है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है, एकदम आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है, सही है, ठीक है। आर्द्रता कभी भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटाता है, ये गलत ऑप्शन है। आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा? पड़ता है बच्चे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर घटती है, तो ये भी सही। तो ये आपको सही है, बोर्ड ने सही दिया है। मान लीजिए ऑप्शन आपको गलत पकड़ना है तो सही है ये, ठीक है। चल बेटा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये गलत हो गया, आपको यादृच्छिक गति होगी, ठीक है, ध्यान में रखिए। दूध को मक्खन से कैसे अलग करेंगे? तो अपकेंद्रण विधि होता है। कौन सा विधि? अपकेंद्रण विधि होता है, अपकेंद्रण विधि होता है। बोर्ड ने सही आंसर दिया है, सही है ये, ठीक है बच्चे, अपकेंद्रण विधि होता है। प्रभाज, ये देखिए अपकेंद्रण विधि होता है, ये गलत है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम लोग बहुत सारे पदार्थों को ये कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है? तो तेल को हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं बच्चे, तेल को, पेट्रोलियम को उसके घटकों में अलग अलग तोड़ेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ट्रिटियम निम्नलिखित किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो बोर्ड ने इसका भी आंसर सही दिया है, ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, ठीक है, आपको किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं? तो वाष्पीकरण विधि। ये देखिए बोर्ड ने क्या दिया? चुनना, तो ये गलत है बच्चे। वाष्पीकरण विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ये गलत है आपका। यहां देखिए ये क्या कह रहा है कि आपको परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो न्यूट्रॉन निकालना है बच्चे। तो आपको मैंने कई बार बताया है, कैसे बताया है? तो ऊपर वाले को पकड़ेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे, यानी 23 में से 11 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया, 12 आंसर होगा। तो ये 12 आंसर इसका हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है बच्चे। चलिए कैसे निकाले हैं सर ने, कैसे निकाला है न्यूट्रॉन की संख्या? चल बेटा ये देखिए 12 दिया हुआ है, ये भी सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे गड़बड़ किया है बोर्ड ने। यहां देखिए यहां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल संयोजी रेडिकल है बच्चे? तो क्लोराइड भी एकल संयोजी है, हाइड्रोक्साइड भी एकल संयोजी है, नाइट्रेट भी HNO3 होता है, यानी NO3 माइनस होता है, यानी तीनों आपको, ठीक है, एकल संयोजी रेडिकल है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ये देखिए नाइट्रेट दिया हुआ, गलत है। अल्फा कण कैसा का होगा बच्चे? तो अल्फा कण बच्चे आप सब बच्चों को पता है, आप पढ़े हुए हैं, तो ये क्या होता है? तो धनावेशित कण होगा, धनावेशित कण होगा। और यहां क्या दिया हुआ आंसर? तो यहां दिया हुआ है ऋणावेशित कण दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि बीटा कण ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित कण होना चाहिए, तो ये ऋणावेशित दिया है, ये गलत है बच्चे, गलत है। तो ये ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक तरफ से देखिए ध्यानपूर्वक। करा कि अरस्तु ने पादपों की जड़ों, ठीक है, झाड़ियों, बूटियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो शारीरिक लक्षण ये सही है। आपको निम्नलिखित में से कौन सा कवक के उदाहरण है? तो अब देखिए कवक का सब उदाहरण हो गया, इस्ट भी होगा, पक्सीनिया भी होगा, और आपको टोडस्टूल भी होगा बच्चे। तो ये आपको क्या होगा? सभी इसके आंसर होने चाहिए थे, सभी इसके आंसर, ये वाला आंसर होगा बच्चे, ये वाला आंसर होगा, तो गलत दिया हुआ है इसमें। इस्ट आप बचपन से ही जानते हैं, पक्सीनिया मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि कवक होता है, कवक होता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहां देखिए दोहरा निषेचन अद्वितीय है बच्चे, तो एंजियोस्पर्म में ये सही है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए, क्या कह रहा है कि जल संवहनी प्रणाली केंद्रित होती है, तो कोलेस्टेंट्रेटा, ये सही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। यहां देखिए, तो यहां देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो
अब ये बड़ा होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है। तो बच्चे डीएनए प्रोकैरियोट मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए बच्चे प्रोकैरियोट्स जब भी आप चर्चा कीजिएगा तो प्रोकैरियोट्स में कोशिकाओं में डीएनए आपको पूरे कोशिका में बिखरा हुआ होता है बच्चे, पूरे कोशिका। परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ था, गलत बात है, परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है। तो ये सही है, परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है, यानी केंद्रक, ये जो केंद्रक से घिरा नहीं होता है, केंद्रक को इसने परमाणु झिल्ली का दिया, चलिए मान सकते हैं। और बच्चे ये वाला क्वेश्चन तो आप, ठीक है, आप लोग बताएंगे क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका, ठीक है, से घिरा हुआ है बच्चे? तो एकल कोशिका से कौन घिरा हुआ है? तो आपको मैंने बताया है, शायद आप पढ़े भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, दोहरी झिल्ली की संरचना है। तो इसमें लाइसोसोम होगा, देखिए न्यूक्लियस दिया हुआ, गलत बात है भैया, ठीक है, गलत बात है, दोहरी संरचना है न्यूक्लियस, ठीक है, दोहरी संरचना है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसका स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है याद रखिएगा एरोबिक श्वसन का, ठीक है, आपको केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहां क्रेब्स साइकिल होता है। कौन सा साइकिल होगा? क्रेब्स साइकिल यहां पर संपन्न होता है, यह ध्यान में रखिएगा। सही है आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बच्चे, राइबोसोम किसका केंद्र है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, ना कि श्वसन का केंद्र है। यह भी गलत है बच्चे, प्रोटीन ये श्वसन दिया हुआ है तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र बिंदु होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है बच्चे। तो यह ध्यान में आप रखिएगा, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछेगा। चलिए एरेनकाइमा, एरेनकाइमा ये देखिए, ये कितना लाजवाब प्रश्न है बच्चे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आपको एरेनकाइमा बच्चे, एरेनकाइमा। और आपको मैंने पढ़ाया है कि देखिए, ठीक है, आपको जो जलीय जीव होते हैं जैसे, ठीक है, आपका जो है जलीय जीव होते हैं जैसे लोटस हो गया या और भी जलीय जीव होता है, उसमें हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करता है कौन? एरेनकाइमा बच्चे, ना कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। प्रकाश संश्लेषण में मदद करने का काम करता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा करता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। तो ये बातें याद रखिए बच्चे। तो देख लीजिए किस तरह से गलत भी है और ठीक अच्छे प्रश्न भी हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग होता है? ट्रिपनोसीमा, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वेरिसिला वायरस से कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स होता है, जबकि मलेरिया दिया हुआ बच्चे, ठीक है, वेरिसिला वायरस से होगा, क्योंकि डेंगू जो है, ठीक है, डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है, रेबडो वायरस से क्या होता है? रेबीज होता है। मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। तो ये गड़बड़ है आपको, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। ये यहां पर गलत आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, वह आपको वर्णोत्सव कोशिका में किसके अंदर से बाहर होता है? तो बच्चे ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, देखिए गड़बड़ दिया हुआ है आपको बच्चे। मैंने पढ़ाया है कि देखिए विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से बाहर और अंदर जाएगा। ये देखिए वाष्पोत्सर्जन दिया हुआ, गलत दिया हुआ है, ये विसरण होना चाहिए इसका आंसर। तो ये ध्यान में आप रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए क्या कह रहा है। तो ठीक है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन होते हैं? तो सजीव में चाहे श्वसन हो, पोषण हो, जनन हो, सभी जैव प्रक्रम होते हैं। तो ये इनमें सभी होगा। यहां पोषण दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। जैव प्रक्रम, ठीक है, ये सभी होंगे इसमें आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए बच्चे क्या कह रहा है। कह रहा है पत्तियों में, ठीक है, फ्लोएम कहां रहता है? तो फ्लोएम कहां रहता है? तो मैं इसलिए इन सब चीजों को करा रहा हूं कि हो सकता है कि आपको ये बहुत फायदेमंद रहे आपके लिए। तो बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा, फ्लोएम पत्तियों में कहां रहता है? अगला पेज देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चे यहां देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, जैव आधारित, ये एक ऊपर में छूटा हुआ है। तो ठीक है, ये देखिए निचले और ऊपरी एपिडर्मिस में, तो पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ होता है ये, ठीक है, ध्यान में रखना है। जैव आधारित कचरे का किस का प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? तो खाद बनाकर हम लोग इसको जैव आधारित, जैव विचरित कचरे का प्रयोग हम लोग खाद बनाकर करते हैं। लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, फिर आपको क्या करता है, उस पर वर्मी कल्चर के द्वारा केचुआ काम करेगा और फिर जाकर के आपको बनाएगा बच्चे। ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, गलत है आपका आंसर। यहां देख लीजिए बच्चे, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ होता है? तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है, एकदम याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है बच्चे। इसमें आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, तो मान सकते हैं ये आपको सही है बच्चे, उपरोक्त सभी होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, पर्यावरण, ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आप बच्चों को पता है कि जैव और अजैव घटक होता है, जैव और अजैव घटक होता है, जीवीय और अजीवीय घटक होता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए बच्चे। तो आंसर क्या होगा? यहां देखिए इनमें से कोई नहीं, तो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होते हैं? तो जीवीय और अजीवीय दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन होता है? आज सुबह भी मैंने पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ठीक है, यूरिया सब जो है ना अपशिष्ट होते हैं मानव शरीर में। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा, ये सही है। ठीक है, चलिए मानव मस्तिष्क, ध्यान दीजिए बच्चे, मानव मस्तिष्क पर चर्चा करते हैं। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग बुद्धि, विवेक और चतुराई का केंद्र बिंदु होता है? यह भी आप जानते हैं बच्चे, मैंने बार बार आज सुबह में भी बता रहा था, सेरिब्रम। जबकि शरीर के गति का नियंत्रण कौन करेगा? तो सेरिबेलम करेगा। तो ये ध्यान में रखना है। हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण करता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। चलिए, कह रहा कि फल निम्नलिखित में किस पुष्प के भाग होते हैं बच्चे? तो फल जनरली ये देखिए, ये दिया हुआ है क्या कि वर्तिकाग्र से बनता है। मैंने आपको बताया है बच्चे कि अंडाशय से क्या बनता है? तो फल का निर्माण होता है, यानी ओभा। अब ये देखना पड़ेगा कि अंडाशय, ओभरी से क्या बनता है? ओभरी और ओव्यूल होता है बच्चे। तो ये गलत दिया हुआ आंसर आपको वर्तिकाग्र दिया हुआ है, तो आपका गलत है। ये यहां पर क्या है? गलत आपका आंसर दिया हुआ, किया हुआ आंसर गलत है बच्चे, वर्तिकाग्र नहीं होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखना है इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा मादा मानव में निषेचन कहां होता है? तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है बच्चे। तो ये ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ये भी सही है, सही आंसर है यहां पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 45 वर्ष से करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इसको मेनोपॉज कहते हैं। और मिनार्च क्या बोलते हैं? तो पहली बार जो आपको, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम मिनार्च कहते हैं। सही है, ठीक है। यहां देखिए आनुवांशिकता के जनक किसको कहे जाते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां देखिए वॉटसन दिया हुआ है, ठीक है, ये गड़बड़ है बच्चे। यानी आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है? तो जेम्स वॉटसन को नहीं कहा जाता है, आपको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो गड़बड़ है बच्चे, तो ये ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए किसका किया था चयन बच्चे? तो तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, सबको उन्होंने आधार बनाया था। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी सबको उसने आधार बनाया था। उपरोक्त क्या होगा? सभी आंसर होना चाहिए बच्चे, तो ये ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, सबका सब होगा, या केवल तने की लंबाई और फूल की स्थिति ही नहीं होगी, सब होगा। 7 गुणों को उन्होंने अपना आधार बनाया था। चल बेटा ये देखिए, ये क्या कह रहा है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें अधिकतम समान गुण होते हैं। तो एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति, एक ही जीन्स के 2 व्यक्ति, एक ही क्रम के 2 व्यक्ति, एक ही परिवार, तो एक ही जीन्स के 2 व्यक्ति में क्या होगा? समान गुण पाए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी, बच्चे विस्थापन और दूरी बोल रहा है, तो विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है, इसीलिए विस्थापन बटा दूरी का अनुपात क्या होगा? हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ए नंबर आंसर आपको आना चाहिए बच्चे, तो ये ध्यान में ये रखिएगा। यहां भी बोर्ड ने गलत दिया, हमेशा 1 से ज्यादा दिया है, तो गलत है ये आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 से 72 हो गया, तो क्या करेंगे? तो 36 से 72, तो 72 माइनस 36 कर दीजिए, हो गया ना? ये कितना आ जाएगा? बटा 10 कर दीजिए बेटा, तो 72 माइनस 36 आ गया, 36 गुना 5 बटा 18 आ गया, बटा क्या हो गया? 10 आ गया। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये भी गलत दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना दे करके 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये गलत है बच्चे, ये गलत आपको आंसर है। तो ये ध्यानपूर्वक रखिएगा आप लोग, बार बार यहां से प्रश्न आपको पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से गिर जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो बच्चे ये उदाहरण केवल और केवल न्यूटन के प्रथम गति नियम का है, न कि आपको तीनों गति नियम का उदाहरण दिया। ये भी गलत है बच्चे, तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखिए कि किस तरह से गलत आंसर है, और आपको एकदम आप बारीकी से देखेंगे कि कैसे आंसर करेंगे हम, जो हमारा 100% क्या हो? सही आंसर हो एग्जाम में। तो बच्चे एकदम आपको एकदम करना है, सही आंसर करना है। यहां देखिए कह रहा है क्या कि रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है, कार्य करता है? तो बच्चे ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, संवेग संरक्षण पे, जबकि वेग आंसर दिया हुआ गलत है बच्चे। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो कब लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल? तो कुछ भी द्रव्यमान वाली किन्हीं वस्तु के बीच में, हाँ बच्चे, किन्हीं द्रव्यमान के बीच में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच भी लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी और नगण्य द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच, तो बच्चे आवेशित वस्तुओं के बीच भी लगेगा, क्योंकि यदि आवेश होगा, वस्तु में आवेश होगा, तो आपको द्रव्यमान तो पक्का है कि होगा ही होगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है,
क्वेश्चन ही पहली नजर में हमको गड़बड़ लग रहा है। चलिए, चंद्रमा के सतह के नजदीक, यहां देखिए चंद्रमा के सतह के नीचे नजदीक अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो तो उसका क्या होगा बच्चे? तो याद रखना है कि चंद्रमा की सतह के निकट अगर कोई वस्तु गिरेगा तो उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा। जड़त्व तो बदलेगा ही नहीं बदलेगा, क्योंकि जड़त्व निर्भर करता है किस पर? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है बेटा। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान के होता है। अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु को हम गिराएंगे तो उसका क्या त्वरण अलग अलग होगा? गलत बात है। किसी भी क्षण वेग समान होगा, यह आंसर होना चाहिए था। किसी भी क्षण वेग उसका क्या होगा? समान होगा। तो यह ध्यान में रखिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षण उनका वेग क्या होगा? तो क्योंकि वेग भी बराबर क्या होता है? वेग भी बराबर g इंटू टी होता है। तो किसी भी क्षण जो है उसका वेग भी बराबर जी टी के बराबर होगा। g दोनों का समान होगा चंद्रमा पर, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। ध्यान में रखिए बेटा, यहां जो आंसर दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चे? यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कीजिए। कह रहा m द्रव्यमान और 4m और 4m द्रव्यमान, ध्यान दीजिए बच्चे, m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा है तो चलायमान है। तो गतिज ऊर्जा समान, मैंने आपको बताया है कि अगर गतिज ऊर्जा समान हो तो गतिज ऊर्जा को नियत कर दीजिए। और फॉर्मूला देखिए कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² करेंगे। तो हमने नियत कर दिया किसको? तो गतिज ऊर्जा को। बच्चे वेग समानुपाती होगा 1 द्रव्यमान की, या रूट अंडर 1 द्रव्यमान की, यानी आपको v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर m2/m1 होगा, m2/m1 हो जाएगा। बच्चे यहां से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? m2 का मान 4m है और m1 का मान क्या है? तो m है बच्चे केवल। तो रूट अंडर कर दीजिए, कट गया, यानी √2:1 होगा। √2 अनुपात मतलब 2:1 होगा, 2:1 होगा। आंसर दिया हुआ 1:2। तो ये गड़बड़ है बच्चे, गड़बड़ है आपका आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। पिछले सेट में है और क्वेश्चन बचा हुआ यहां देखिए। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक आपको रखनी है। बार बार यहां पर इस तरह का प्रश्न अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, ठीक है, 400 न्यूटन की एक लड़की, ऊर्ध्वाधर 400 न्यूटन की एक लड़की, भार ही दिया हुआ बेटा, भार दिया हुआ है, भार दिया हुआ है इसमें। 400 न्यूटन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ रही है। देखिए ऊर्ध्वाधर सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, यहां पर चढ़ रही है 400 न्यूटन। तो नीचे mg लगा भार बच्चे, और ये कितना ऊंचाई है? तो h है। तो किया गया कार्य क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, होता है ना mgh। mg का मान दिया हुआ कितना? तो 400 न्यूटन, या बल का मान दिया हुआ 400 न्यूटन, गुना 2 कर दीजिए हाइट का मान। तो बच्चे ये कितना होगा? तो 800 जूल होना चाहिए। ये 2000 जूल दिया है, गलत है बच्चे। 2000 जूल दिया हुआ ये क्या है? गलत है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहां देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा, न कि, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण गलत दिया हुआ बेटा। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि एक वस्तु को, ठीक है, वस्तु को x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है आधा ऊंचाई पर। तो बच्चे जैसे ही वस्तु को ऊपर से गिराएंगे आधे ऊंचाई पर दोनों बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसके? काइनेटिक एनर्जी को होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा आधी स्थितिज ऊर्जा आधी गतिज ऊर्जा। ये देखिए बी आंसर होगा, ये गलत दिया हुआ आपको आंसर। तो ये ध्यानपूर्वक रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यहां देखिए, ठीक है, आपको एकदम याद रखना है 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको घनत्व का एक ठोस तेल में तैरता है तो, और 100 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है। तेल पर तैरने दीजिए और बच्चे क्या निकाल लीजिए? 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे? हमको निकालना है, क्या निकालना है? तो तेल का घनत्व निकालिए। तो तेल का घनत्व निकालने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे? तो तेल के घनत्व को निकालने के लिए ध्यान में रखिएगा, तेल का घनत्व अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो बच्चे इसका क्या बोलते हैं, आपको ठोस का घनत्व तेल पर तैरता है और वह तेल 1000, ये देखिए क्वेश्चन ही, वह तेल 1000 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तेल का घनत्व, बच्चे ये क्वेश्चन ही अधूरा लग रहा है, अधूरा क्वेश्चन है। और ठीक है 900 1000, देखिए कुछ भी इसमें नहीं क्लियर हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ है बच्चे। क्वेश्चन क्या है? गड़बड़ है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गड़बड़ है। जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनता है बच्चे। एक सरल, ठीक है, एक सरल जिसका
एक सरल, अब देखिए यही क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, ठीक है, का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। तो जब एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, द्रव के कितने तो बच्चे आपको पता है P बराबर क्या होता है, H रो G होता है। तो चाहे कुछ भी हो, घनत्व 2 गुना कीजिए, घनत्व कम कीजिए या कुछ भी कीजिए, वायुमंडलीय दाब तो उतना ही होगा। और वायुमंडलीय दाब याद रखिएगा 1 एटमॉस्फेयर भी ही होगा बच्चे। तो ऊंचाई कितनी होगी, तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी बच्चे, किसकी, तो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। इसका जस्ट डबल कर दीजिए ऊंचाई को, तो बच्चे क्या होगा, क्योंकि H घनत्व के समान H1 इंटू ρ1, H1 ρ1 बराबर क्या होता है, तो H2 ρ2 होता है। तो चूंकि घनत्व दुगुना हो गया है तो ऊंचाई कितना होगा, तो आपको पता है कि घनत्व देखिए H1 H ρ बराबर क्या होगा, नियत आ जाएगा। तो H ρ बराबर नियत, क्योंकि दाब तो बढ़ता घटता है नहीं, कौन बढ़ता घटता है, तो ये बढ़ता घटता है। यहां देखिए ये 76 हो गया, घनत्व मान लीजिए ρ है बच्चे, और ये देखिए ये क्या होगा, H2 निकालना है, और घनत्व कितना हो गया, तो घनत्व हो गया 2 ρ बच्चे, तो 2 ρ हो गया। अब क्या क्या करना पड़ेगा, रो को काट दीजिए, हाइट निकालिए, तो H2 बराबर क्या होगा, 76 बटा कितना, तो बच्चे 76 बटा 2 निकालिए, और ये क्या होगा, तो आपको 38 निकल जाएगा। देखिए 38 है ना, ये देखिए 38 है। तो यहां पर ये गलत आंसर दिया हुआ है, तो आपको एकदम याद रखना कैसे सवाल बनता है। ये 38 हो जाएगा बच्चे, तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो इसका और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं बच्चे। पीछे था एक क्वेश्चन, ठीक है, यहां देखिए, यहां आपको बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, 100 प्रश्न कुल पूछे गए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चे जल्दी से फटाफट, क्योंकि सर आए हुए हैं और भी क्लास होगा यहां पर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना, 38 निकलेगा। कैसे निकाला मैंने, तो P बराबर H ρg था, और H ρg को मैंने कांस्टेंट कर दिया, H ρ को मैंने कांस्टेंट कर दिया, H1 ρ1 बराबर H2 ρ2 कर लिया, और तुरंत आपको ये सवाल आपका बन गया बच्चे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। वैसे तरल पदार्थ के मामले में जो पात्र की दीवारों पर गीला नहीं करते हैं बच्चे, पात्र की दीवार पर गीला कौन नहीं करेगा, जहां ससंजक बल, याद रखिएगा कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल ये बड़ा होगा किससे, तो असंजक बल से बड़ा होगा, तो ये आपको, ठीक है, नहीं भिगोएगा, किसको, तो आपके पात्र को, पात्र की दीवारों को नहीं भिगोएगा। ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होगा। ये B नंबर आंसर होना चाहिए। देखिए गलत दिया हुआ आंसर आपको, ठीक है बच्चे, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है इसमें, और देखिए क्या है आंसर, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। अगर किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, गीला कब नहीं करेगा, जब आपको ससंजक बल का मान ज्यादा होगा, किससे, असंजक बल से। जैसे ही असंजक बल का मान ज्यादा हो गया ससंजक बल से, तो गीला कर देगा। ध्यान में रखिए बेटा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है, आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य निकालिए। तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है, तो वेग बटा आवृत्ति होता है बच्चे। तो वेग का मान कितना है, तो 340 है, बटा कितना कर दीजिए, 1700 कर दीजिए। तो ये देखिए 1700 करिए, ये सोना काट दीजिए, 17 दूनी 34 करिए, यानी 2/10 हो गया बच्चे, 0.2 होगा, 0.2 मीटर होगा, 0.2 मीटर होगा। अब देखिए अगला स्लाइड देखिए, ये देखिए ये क्या कह रहा है, 0.2 मीटर ना दे करके बोर्ड ने क्या किया है, तो 2 मीटर दे दिया है। तो गलत है आंसर, गलत है आंसर। इसका क्या होगा, आपको 0.2 मीटर होगा। ध्यान में रखिएगा बेटा, 0.2 मीटर होगा। चलिए, किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं। 1 सेकंड में अगर ध्वनि ऊर्जा प्रति सेकंड गुजरेगा किसी क्षेत्र से, तो उसको हम क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो ये सही है, तीव्रता कहते हैं। तो ये बातें याद रखिए बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपको आर्ट्स है, आर्ट्स पोर्शन है, तो आर्ट्स पोर्शन तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या कराऊंगा, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को सीमित मात्रा में आने देना बच्चे, ठीक है, ऑक्सीजन को कम करना। ये देखिए बोर्ड ने शायद आंसर दिया है, ऑक्सीजन को कम करना, ऐसा नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना इसका मुख्य काम होता है। ध्यान में रखिए बेटा। चलिए फिर देखते हैं और आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, पाए जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यहां देखिए वायुमंडल की नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78.08% होता है। ये सही दिया हुआ, सही आंसर है। क्या होता है भाई, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, ये आ गया 78.08% है, सही है आंसर। और देखते हैं बच्चे, यहां देखिए, वायु प्रदूषण से मानव के किस अंग को प्रदूषित करता है। तो आपको पता है कि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा किसको, तो फेफड़ा को प्रभावित करना चाहिए। गलत है बच्चे, फेफड़ा को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण। क्यों, क्योंकि फेफड़ा के एल्वियोली को वो क्या करता है, ये करता है, इफेक्ट करेगा। और आपका, ठीक है, यहां पर ये गलत आंसर दिया हुआ है, एल्वियोली को प्रभावित करेगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब
सब रोग वायु प्रदूषण से होता है। तो ये ध्यानपूर्वक देखना है आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सही है, ठीक है। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किससे आया, वुडलैंड कमीशन से, ये भी सही है, ठीक है। बॉम्बे हाई कमीशन, ठीक है। पेट्रोलियम होगा, ठीक है। ऐसे आर्ट्स का क्वेश्चन है बच्चे, तो यहां देखिए, ये देखना है आपको, यहां देखना, ये देखिए कि कितना बवंडर किया गया है, कितना बवंडर किया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन नहीं जानता है। एक बच्चे से भी पूछिएगा ना कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो बोलेगा कि यूरेनियम से प्राप्त होता है, कोयला से हमको तापीय ऊर्जा प्राप्त होता है। यहां देखिए यूरेनियम, और ये कोयला आंसर दिया है, तो गलत है बच्चे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, गलत आपको आंसर दिया है इसने। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक, अब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो व्यापारिक मात्रक यूनिट है बच्चे, ये मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, यूनिट होता है, ये सही है, यूनिट होता है। और एक यूनिट बराबर, मैंने कहा है कई बार कि एक यूनिट बराबर क्या होगा, 1 किलो वाट आवर होता है, 1 किलो वाट आवर होता है, और यही 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल भी होगा बच्चे। तो ये ध्यानपूर्वक देखना है आपको, ठीक है बच्चे, एकदम याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छी बात है, यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट होगा। अब देखिए, अब एक आध क्वेश्चन और है, जरा उसको देख लेते हैं। कह रहा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वॉट होता है, जबकि ये देखिए जूल दिया हुआ, गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, तो बच्चे आगे देखिए क्या हमारा है, ठीक है। यहां देखिए 2-3 क्वेश्चन और है, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे, ठीक है, बैटरी से, ये और ऊपर है, यहां देखिए, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का बेटा एसआई मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा, जबकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, यहां दिया हुआ है प्रतिरोध का मात्रक ओम, गलत बात है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है बच्चे, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, तो रो एल अपॉन ए होता है, और रो का मात्रक निकालना है, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन क्या होगा, एल होगा, और ये निकल जाएगा ओम इंटू मीटर निकल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ठीक है, यहां ध्यान में रखना है बच्चे। तो इसको गलत कर देते हैं हम लोग, ठीक है, गलत दिया हुआ आपको आंसर, ये देखिए, ठीक है, गलत दिया हुआ आपका आंसर। चलिए, अच्छी बात है बच्चे। यहां देखिए और आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा, ठीक है, क्या होती है, बैटरी से हमेशा डीसी धारा मिलता है बेटा, डीसी धारा मिलेगा। यहां देखिए एसी और डीसी दिया हुआ, गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड जनरली हम बार बार बात करते हैं कि ऋण इलेक्ट्रोड, तो सही मान सकते हैं इसको, आंशिक रूप से सही मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहां देखिए क्या कह रहा है, डायनामो किसको किस में बदलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा बच्चे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखिए, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो नरम लोहा के क्रोड के बनते हैं, नरम लोहा के क्रोड के बनते हैं बच्चे, नरम लोहा का क्रोड का बनेगा। जबकि अस्थायी चुंबक किसका बनता है, तो इस्पात का बनता है। तो ये ध्यान में रखिए, इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ, गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज लीजिए, अब खत्म ही होने वाला है बेटा, ठीक है। यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्या कह रहा है, तो बच्चे विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये देखिए एक और क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। अल्पतमांक कह रहा है, अल्पतमांक निकालने के लिए कह रहा है, तो अल्पतमांक निकालने के लिए क्या होगा, तो 2/20 कर दीजिए, 2 में से 0 घटा दीजिए, 20 भागा दे दीजिए, तो आपको 0.1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। विद्युत परिपथों में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है कौन, तो बच्चे विभवांतर मापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको गैल्वेनोमीटर द्वारा हम विद्युत धारा का माप निकालते हैं, ये गलत दिया हुआ आपको आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आकाश जो है वो काला दिखता है। देखिए नीला आकाश दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ है बच्चे, नीला आकाश आपको दिया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा, नीला आकाश नहीं, कैसा दिखता है, तो आकाश आपको काला दिखेगा, तो ये याद रखना बच्चे, आकाश काला दिखेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, तेल लगा कागज कैसा होता है, तो पारभाषक होता है, ये गलत दिया हुआ है। किस किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बच्चे, अपसारी लेंस, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस दिया हुआ, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ देखिए बच्चे, ये भी गलत दिया हुआ है। फिर देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, शायद इसने एक नियम दिया है बच्चे, एक नियम इसने दिया है, तो जरा देखिए इसको, एक नियम इसने दिया है बच्चे, देखिए कहां है, तो एक नियम इसने दिया है बोर्ड ने। तो बच्चा मेरे इधर देखिए, मेरे तरफ देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक नियम दिया है, एक नियम दिया, तो गलत गड़बड़ दिया है, एक नियम नहीं 2 नियम, ठीक है, ने दिया था परावर्तन का 2 नियम। कौन कौन, तो आपको पता है आपतन
कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है या पर मीटर को ही हम डायोप्टर बोलते हैं बेटा। और यहां पर ठीक है पर मीटर ना देकर के क्या दिया हुआ है, तो डायोप्टर ठीक है पर मीटर ना देगा तो बोलते हैं डायोप्टर ना देकर के मीटर दिया हुआ है, तो ये गलत है बच्चे, तो ध्यान में रखिए। तो ये आपको प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए हैं, तो ज्यादा हम इसको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। हाँ करेगा, चेंज करेगा नहीं करेगा बात की बात है, हमारा काम क्या है आपको डिस्कशन कराना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।